आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम विजय है और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में पहला दिन है। मुझे बचपन से ही जंगलों से बड़ा लगाव था क्योंकि जंगल में एक अलग तरह की शांति होती है, इसलिए मैं बचपन से ही फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता था और आज जाकर मेरा वो सपना भी पूरा हो गया। वैसे मेरी पोस्टिंग इंडिया के सबसे बड़े जंगलों में आने वाले जंगल में हुई है। मैं आज जैसे ही अपनी ड्यूटी पर गया तो मुझे पता चला कि मुझे दिन की टाइमिंग वाली शिफ्ट में रखा गया है और मेरा सरकारी कमरा जो मुझे वन विभाग की तरफ से मिला है वो वन विभाग की चौकी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ घंटे बाद मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की पेट्रोलिंग के लिए निकल गया और मेरा आज का पूरा दिन इसी सब में बीत गया। फिर उसके बाद शाम को वन विभाग की गाड़ी ने मुझे अपने कमरे तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं अपने कमरे के अंदर गया और अपना सामान वगैरह रखा। फिर जब तक मैंने खाना बना के खाया तब तक काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैं सीधा अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और लेटे लेटे पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर उसके बाद पता नहीं न जाने कितनी देर बाद मेरी आंख खुली तो मुझे खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनकर मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और बैठे बैठे ही यही सोच रहा था कि इतनी रात का एक कौन हो सकता है जो इतने बड़े जंगल में रो रहा है। पर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता कहीं किसी को मदद की ज़रूरत हो, तो यही सोचकर मैं अपने बिस्तर पर से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करने लगा। पर मैंने जैसे ही बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा था, शायद इसलिए भी कुछ दिख नहीं रहा था। उसके बाद मैं जैसे ही पीछे अपने बिस्तर की तरफ मुड़ा तभी वो रोने की आवाज़ और तेज आने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार बाहर देख कर ही आता हूँ, कहीं किसी को सच में मदद की ज़रूरत तो नहीं। इतना बोलकर मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाला और अपने घर के बाहर निकलकर घर के पीछे की तरफ जाने लगा। रात बहुत अंधेरी थी और मैं जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मेरी वजह से जंगल में जो सन्नाटा था वो टूटता जा रहा था क्योंकि मेरे पैरों के नीचे सूखे पत्ते जो आ रहे थे। फिर उसके बाद मैं चलते चलते जैसे ही अपने घर के पीछे पहुंचा तो वो रोने की आवाज़ अब मुझे बहुत साफ साफ सुनाई देने लगी थी। घर के पीछे पहुंचते ही मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई और कहा कौन है कौन है। पर मेरी इतनी ज़ोर से बोलने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। पर वो जो कोई भी था वो लगातार अभी भी रोए जा रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा और आगे की तरफ जाने लगा। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था मैं वैसे वैसे आवाज़ भी लगाए जा रहा था। अरे कोई है तो मुझे जवाब दो, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। पर मेरे इतना कुछ बोलने के बावजूद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से ही कहा अब कोई भी हो सकता है, मुझे क्या, मैं तो मदद ही करना चाहता हूँ, पर कोई जवाब ही नहीं देगा तो मैं मदद कैसे करूँगा। और ऊपर से यहाँ इतना अंधेरा है कि इस टॉर्च की रोशनी में भी कुछ सही से दिख नहीं रहा है। इतना बोलकर मैं जैसे ही वापस घर की ओर जाने को हुआ तभी मैंने अपने टॉर्च की रोशनी में देखा मुझे थोड़ी ही दूर पर एक लड़की बैठी हुई थी और उसी की ही रोने की आवाज़ आ रही थी। उसे देखने के बाद मैंने उसे पहले वहीं खड़े खड़े आवाज़ लगाया और ज़ोर से कहा कौन है आप और क्या हुआ है आपको। मेरे इतना बोलने के बाद ही
उस लड़की ने अपना सिर ऊपर कर मेरी तरफ देखा। फिर उसके बाद उसने फिर अपना सर नीचे करके रोने लगी। मुझे ये देखकर बड़ा ही अजीब लगा, पर मैं फिर से आवाज लगाया और बोला, अरे कौन है आप, क्या हुआ आपको? मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर से अपना सिर ऊपर करा और बिना कुछ बोले सिर नीचे करके रोने लग गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा, क्या पता, हो सकता है इसे कुछ ज़रूरत हो, चलो उसके पास जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर मैं उसके ओर जाने लगा और फिर उसके पास जाकर मैंने फिर से कहा, आप ठीक तो हैं, क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर अपना सिर ऊपर करा और अपने हाथ को ऊपर करके एक तरफ इशारा करके रोते हुए कहा, वो। इतना बोलकर वो लड़की अपना सिर फिर से नीचे करके रोने लग गई। फिर जिस तरफ उसने इशारा करा था उसके इशारे की तरफ मैंने जब देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे अंदर का दौड़ रहा खून मानो जम सा गया, क्योंकि मैंने जो देखा वो वाकई में डरा देने वाला था। जिस तरफ उस लड़की ने इशारा करा था उस तरफ उसी लड़की की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर तो मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लग गए। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा तो मानो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा वैसे ही मेरे दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार में चलने लगी, क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा अब एकदम से काफी भयानक सा हो गया है। उसका मुंह पूरा सफेद और जगह जगह से कटा फटा था और उसके पूरे शरीर में चोट लगी हुई थी जिसमें से खून बह रहा था। मैं उस लड़की को खड़े खड़े डरते हुए देख ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया हो। मैंने डरते डरते पीछे देखा मगर पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने डरते हुए जैसे ही फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो अब वो लड़की उस जगह पर नहीं थी। उसके बाद मैंने जैसे तैसे उस लड़की की लाश की तरफ देखा, पर अब उस जगह पर कुछ भी नहीं था। मैं खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो उस लड़की की लाश यहीं पर थी और थोड़ा उधर वो लड़की भी बैठी हुई थी, पर अब वो कहाँ चली गई। फिर उसके बाद मैंने वहाँ बिना समय गंवाए तुरंत अपने कमरे की ओर भागने लगा। तभी मैं भागते भागते एकदम से रुक गया, क्योंकि मैंने जैसे ही भागना शुरू करा वैसे ही उस लड़की के हंसने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। मगर मैं रुका नहीं और सीधे अपने कमरे में जाकर ही रुका। रात भर मैं डर से कांपता रहा और सुबह होते ही मैंने लोगों से इस बारे में जिक्र किया तो साथियों ने बताया कि ये जंगल है, यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तुम्हें किसी भी आवाज़ के पीछे नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ट्रेन की हॉर्न सुनते ही मैं प्लेटफॉर्म की सीट से उठकर ट्रेन को देखने लगा। देखते देखते ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। ट्रेन के लगते ही मैं अपना बैग लेकर ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन में मुसाफिरों की संख्या लगभग ठीक ठाक ही थी। ट्रेन में चढ़ते ही मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया और ट्रेन के खुलने का इंतज़ार करने लगा। दरअसल मेरा नाम विपिन है। मैं शहर के एक बैंक में काम करता हूँ। कुछ दिनों से काम का टेंशन इतना था कि काम करते करते मेरा मन काफ़ी बोर सा हो गया था, जिस कारण कल ही मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बोरियत दूर करके आया जाए। जिस कारण मैं अपने एक दोस्त कुंदन के पास कुछ दिनों के लिए उसके गांव जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक बार ही उसके गांव गया था, वो भी काफ़ी सालों पहले,
जिसके बाद कुंदन से मेरी बात 1-2 बार फ़ोन पर हुई थी, मगर कुछ सालों से जब मैं उससे कॉल करता हूँ तो उसका कॉल एक अनजान औरत उठाती है और कुंदन के बारे में पूछने पर बोलती है रॉन्ग नंबर। कुंदन के घर जाने का मैं एक और मकसद ये भी था कि कुंदन का हाल समाचार पूछना। काफ़ी दिनों से बात ना होने के कारण मैं काफ़ी चिंता में था कि कुंदन ठीक तो है। खैर, ट्रेन में बैठने के 5 मिनट बाद ही ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन के खुलते ही मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 1 बजे का। ऊपर से भीषण गर्मी। ट्रेन खुलने से खिड़कियों से हल्की हल्की हवाएं आ रही थी तो इस गर्मी में हल्की राहत दे रही थी। अगर ट्रेन अपनी निर्धारित समय पर चलेगी तो मैं ठीक रात के 7:30 बजे मीरपुर गांव के स्टेशन पर उतर जाऊंगा और वहां से रिक्शा करके कुंदन के घर चला जाऊंगा। मीरपुर स्टेशन से कुंदन का घर लगभग रिक्शे से 1 घंटे की दूरी पर है, तो मैं 8:30 बजे तक कुंदन के घर पहुंच जाऊंगा और ठीक 7:30 बजे मीरपुर गांव के स्टेशन पर उतरा। उतरते ही मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर दौड़ाईं तो उस स्टेशन पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। और तो और ट्रेन से उतरने वाला इस स्टेशन पर मैं अकेला ही था। ट्रेन से उतरते ही मैंने अपने मन ही मन में कहा, कुंदन के घर पहुंचने से पहले अगर 1 कप चाय पी लेता तो सारी थकान दूर हो जाती। ये बोलकर मैं अपनी निगाहें इधर उधर चाय की दुकान की तलाश में दौड़ाने लगा। स्टेशन भी काफ़ी खुला खुला सा था, तो स्टेशन के बाहर देखने पर मुझे एक छोटा सा दुकान दिखाई पड़ा। उस दुकान को देखकर मैं खुश हुआ क्योंकि इस वीरान जगह में मुझे दुकान तो देखने को मिला। स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता टिकट काउंटर के बगल से होकर जाता था, तो मैं स्टेशन से बाहर निकलने के लिए टिकट काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। टिकट काउंटर के करीब पहुंचकर मैंने देखा कि टिकट काउंटर के अंदर एक काफ़ी उम्र दराज आदमी बैठा हुआ है, जिसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी सी हैं। एकटक मुझे देखे जा रहा था वो आदमी काफ़ी पतला दुबला सा था, मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंकाल हो। उस आदमी को देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि वो आदमी एकटक मुझे घूरे जा रहा था, वो भी बिना पलके गिराए। खैर, इन सब बातों में ध्यान ना देकर मैं चलता हुआ उस छोटे से दुकान पर पहुंचा। उस दुकान पर पहुंचकर मैंने देखा कि उस दुकान का दुकानदार एक काफ़ी बुजुर्ग आदमी है। दुकान पर पहुंचते ही मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, चाचा 1 कप चाय मिलेगा? इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ बाबू साहब, मैं चाय पिलाता हूँ। इतना बोलकर उस आदमी ने एक मिट्टी के प्याले में चाय डाला और वो चाय मुझे पीने को दिया। जिसके बाद मैंने जैसे ही गर्म चाय की प्याली अपने होठों से लगाया, वैसे ही एक बार जोरदार बादल गरजा और बादल गरजने के साथ ही साथ काफ़ी तेज बारिश और हवाएं शुरू हो गई। और ऐसा हो भी क्यों ना, सुबह से इतनी तेज गर्मी पड़ी हुई थी कि शाम के वक्त बारिश होना ही था। बारिश के शुरू होते ही चाय वाले ने मुझे दुकान के अंदर आने को कहा। मैं भी उसके दुकान के अंदर जाकर बैठ गया। बारिश काफ़ी तेज बरसे जा रही थी। ऊपर से टीन के शेड के ऊपर पड़ रही बारिश की बूंदें काफ़ी तेज आवाज़ कर रही थी। चाय पीते पीते मैंने उस बुजुर्ग चाचा से पूछा, अच्छा चाचा, मीरपुर गांव जाने के लिए यहाँ से रिक्शा मिलेगी? इस पर उस चाचा ने कहा, बाबू साहब, रात काफ़ी हो गई है और ऊपर से ये गांव का इलाका है, साथ ही बारिश भी हो रही है, रिक्शा मिलना तो काफ़ी मुश्किल है। आप एक काम करिए, थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार करके देखिए, हो सकता है कोई रिक्शा मिल जाए। इतना बोलने के बाद उस आदमी ने वापस से मुझसे पूछा, अच्छा बाबू साहब, आप मीरपुर गांव क्यों जा रहे हैं? जिसके बाद मैंने सारी बात उस आदमी को बताई। मेरी सारी बात सुनने के बाद कुछ देर तक तो वो आदमी चुप सा था, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, बाबू साहब, आपको पता है मीरपुर गांव में आजकल क्या हो रहा है? उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैंने जवाब दिया,
नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो काफ़ी सालों के बाद यहाँ आ रहा हूँ। मुझसे ये जवाब सुनकर उस आदमी ने बताना शुरू किया। आज से 1 साल पहले की बात है। उस समय मीरपुर गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस औरत के काफ़ी झाड़ फूक करना आता था। मैं भी उसके पास एक बार गया था झाड़ फूक कराने। गांव वाले भी अक्सर उस औरत के पास जाया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे। आदमी ही नहीं बल्कि औरतें, बच्चे सभी एक एक करके गायब होने लगे। और कुछ दिनों बाद किसी की लाश नाले में मिलती तो किसी की लाश पेड़ पर टंगी हुई मिलती, जिससे गांव वाले काफ़ी डरने लगे थे। ऐसे ही एक दिन गांव के काफ़ी बड़े जमींदार का बेटा भी गायब हो गया, जिससे सारे गांव में हड़कंप सा मच गया। सभी लोग जमींदार के बेटे को खोजने लगे। खोजते खोजते जमींदार को कहीं से पता चला कि वो बूढ़ी औरत जो झाड़ फूक करती है, उसने जमींदार के बेटे को गायब किया है। और तो और गांव में हो रहे मौतों का खेल वही बूढ़ी औरत करा रही है। अपने काले जादू से जमींदार के साथ साथ ये बात सुनकर गांव वाले भी काफ़ी बौखला गए। इसके बाद सभी ने मिलकर तय किया कि आज रात छुप छुपा कर सभी लोग धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के घर जाएंगे। रात को बूढ़ी औरत क्या करती है ये पता करेंगे। और वैसा ही हुआ। रात होने के बाद सभी लोग छुप छुपा कर उस बूढ़ी औरत के घर के पास गए। तो बूढ़ी औरत के घर के पास पहुंचकर सभी ने जो देखा वो देखकर सभी एकदम से चौंक गए, क्योंकि वो बूढ़ी औरत बाहर बैठकर हवन कर रही थी और उसके सामने जमींदार का बेटा बेहोश लेटा हुआ था। उस औरत ने जमींदार के बेटे के शरीर में पूरी तरह से लाल रंग लगा रखा था और वो औरत किसी भगवान की नहीं बल्कि शैतान की पूजा कर रही थी। देखने से सभी को साफ साफ पता चल गया कि औरत शैतान की पूजा करके इंसानों की बलि देती है। जिसके बाद गांव वाले काफ़ी क्रोधित हो गए और सभी ने मिलकर उस औरत पर हमला बोल दिया। इसके बाद सभी जमींदार के बेटे को लेकर घर आ गए। जिसके बाद 2 दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, मगर 2 दिन बाद गांव में शुरू हुआ आत्मा का कहर। वही बूढ़ी औरत आत्मा बनकर सभी लोगों को मारने लगी। पहले पहले तो बूढ़ी औरत की आत्मा ने उन लोगों को मारा जो उस रात उसे मारने आए थे। उन लोगों को मारने के बाद वो एकाएक गांव के सभी लोगों को मार रही है। बुजुर्ग चाचा की बात खत्म होते ही मैं चिंता में पड़ गया। मैं बुजुर्ग चाचा की बात पर विश्वास करूं या नहीं कि तभी मुझे रिक्शे की हॉर्न सुनाई पड़ी। रिक्शे की हॉर्न सुनाई पड़ते ही मैंने जब अपनी निगाहें उस हॉर्न की ओर घुमाई तो मैं एकदम से चौंक गया और मेरा सर एकदम से घूरने लगा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस यहाँ तक ही। आगे मेरे साथ क्या होने वाला है और मैंने वहाँ किसे देखा, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का दूसरा भाग कल रात ठीक 8:45 पर सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे इस कहानी के दूसरे भाग में।